तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज हम रिक एंड मॉर्टी एनिमेटेड सीरीज को हिंदी में समझने वाले हैं, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और वो लोगों को बहुत पसंद आई। एंड अब एपिसोड 1 को समझाने में मेरी मदद करेगी हमारे एआई राजू भाई और रिंकी जी की आवाज। तो ओवर टू यू राजू भाई। बिल्कुल मिस्टर अर्नब, मैं पूरा फर्स्ट एपिसोड हमारी ऑडियंस को समझा दूंगा। तो एपिसोड रात में मॉर्टी के कमरे में शुरू होता है, जहां शराब के नशे में धुत उसका ग्रैंडफादर रिक कमरे में घुस जाता है और उसे जगाते हुए कहता है कि चलो मॉर्टी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एंड उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। अब अपने यूएफओ जैसी फ्लाइंग मशीन में वो पूछता है कि तुम्हें ये मशीन कैसी लगी? मैंने ये गराज के सामान से बनाई है। तब मॉर्टी कहता है कि ये बढ़िया तो है, पर क्या यही सरप्राइज है? तो रिक बोलता है कि उसने एक न्यूट्रिनो बॉम्ब बना लिया है और उसने तय किया है कि वो पृथ्वी पर एक नई शुरुआत करेगा एंड वो ह्यूमंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो कहता है कि वो मॉर्टी और उसकी दोस्त जेसिका को एडम और ईव बना देगा ताकि वो दुनिया में बच्चे पैदा करके धरती को रिपॉपुलेट करे। मॉर्टी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो रिक कहता है कि चिंता मत करो, मैं जेसिका से दूर ही रहूंगा, वो सिर्फ तुम्हारी है। मॉर्टी इस प्लान से खुश नहीं था। वो रिक के यूएफओ का स्टीयरिंग मोड़ने लगता है एंड रिक को लात घूंसे भी मारने लगता है। फिर रिक यूएफओ को नीचे उतार देता है और कहता है कि ये तो तुम्हारा एक टेस्ट था ताकि तुम मेरी बात ठीक से समझो। तुम इसमें पास हो गए हो। अब रिक बाहर आकर बेहोश हो जाता है एंड फिर इस शो का इंट्रो सॉन्ग चालू हो जाता है। अब अगली सुबह नाश्ते के समय मॉर्टी का सिर प्लेट में गिर जाता है। उसकी मम्मी बेथ चिंता में पूछती है कि क्या तुम बीमार हो? तुम फिर से हमारे डॉगी के पिलो पर किसिंग प्रैक्टिस कर रहे थे ना? मॉर्टी कहता है नहीं, बस मुझे कल रात नींद नहीं आई। तब मॉर्टी की बड़ी बहन समर बताती है कि वो पूरी रात ग्रैंडपा के साथ बाहर था। तब रिक कहता है कि हर रात सोना जरूरी है क्या? तो मॉर्टी का फादर जेरी कहता है कि आदरणीय ससुर जी। अरे यार, काहे का आदरणीय? ये बताओ कि मॉर्टी ऐसी हालत में स्कूल में पास कैसे होगा? रिक बोलता है कि जेरी, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे रूल्स हैं, पर मेरे हिसाब से स्कूल एक समय की बर्बादी है। अगर टीचर पूछे 2+2 तो बच्चे जवाब दे 4, फिर बेल बजते ही खाना ले लो। वो स्मार्ट लोगों की जगह नहीं है। अब जाते हुए वो अपनी बेटी बेथ के बनाए हुए नाश्ते की तारीफ करता है एंड बोलता है कि काश तुम्हारी माँ भी जिंदा होती इसे खाने के लिए, जिसे सुनकर बेथ खुश हो जाती है एंड गुस्सा नहीं करती। अब सीन स्कूल में आता है, जहाँ मॉर्टी का टीचर बच्चों से पूछता है कि 2+2 बताओ, 5+5 बताओ। अब सारे बच्चे तो 4 और 10 बोलते हैं, लेकिन मॉर्टी सिर्फ जेसिका ही बड़बड़ाता है। आगे मॉर्टी का टीचर सबको एक सरप्राइज टेस्ट देता है एंड जब मॉर्टी के पास वो टेस्ट पेपर आता है, तब वो एक अलग ही दुनिया में नंबर्स के साथ खो जाता है। एंड वहाँ आते ही उसे जेसिका मिलती है, जो मॉर्टी से खुद को इनअप्रोप्रिएटली टच करने को बोलती है। एंड कुछ ज्यादा ही अडल्ट सीन के बाद रियलिटी में तो मॉर्टी अपने टीचर को टच कर रहा था। टीचर भी कहता है कि 5 और मिनट और मैं इस पर चिल्लाऊंगा। अब मॉर्टी जब क्लास के बाहर अपने लॉकर के पास जाता है, तब फ्रैंक नाम का एक लड़का उसे बुली करने लगता है और चाकू निकालकर मॉर्टी को डराता है। लेकिन तभी रिक वहाँ पर आकर अपनी फ्रीज गन से फ्रैंक को फ्रीज कर देता है एंड कहता है कि मॉर्टी चलो मेरे साथ, मुझे एक दूसरे डायमेंशन में कुछ काम है। तब मॉर्टी बोलता है कि पहले इसे ठीक करो। तब रिक कहता है कि वो वापस आकर उसे ठीक करेगा। मॉर्टी को स्कूल छोड़कर नहीं जाना था, पर रिक उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। तभी समर वहाँ फ्रैंक से बातें करने आती है और तभी जमा हुआ फ्रैंक गिरकर टूट जाता है। अब हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्टी की मदर बेथ घोड़े की हाथ सर्जरी कर रही होती है। तभी जेरी वहाँ बेथ के साथ लंच करने आ जाता है। अब सर्जरी करते हुए बेथ उससे बोलती है कि क्या तुम किसी अर्जेंट काम से यहाँ पर आए हो? तो जेरी कहता है कि हाँ, इम्पोर्टेंट तो है ही, हमें लंच करना है। लेकिन तभी बेथ उसे बचा लेती है। अब बेथ बोलती है कि मैं अभी एक हाथ सर्जरी कर रही हूँ। जेरी बोलता है बस घोड़े की ही ना। तब बेथ को गुस्सा आ जाता है। फिर जेरी कहता है कि चलो ये सब छोड़ो एंड तभी वो एक मैगजीन निकालता है, जो कि बूढ़े लोगों के नर्सिंग होम के लिए होती है। एंड वो कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारे पिताजी को यहाँ भेजें, वैसे भी वो पागल ही है। अब बेथ जेरी से फिर गुस्सा होकर पीछे खड़े कंपाउंडर पर चिल्लाती है, क्योंकि वो बार बार बोल रहा था कि हम घोड़े को खो रहे हैं। अब रिक और मॉर्टी एक पोर्टल से एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम होता है डायमेंशन 35C। रिक कहता है कि मेगा ट्री नाम के एक पेड़ के लिए यहाँ बिल्कुल परफेक्ट एटमॉस्फेयर है और उस पेड़ के फलों में मेगा सीड्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत पावरफुल है। मुझे उनकी मेरे रिसर्च में जरूरत है। अब मॉर्टी बोलता है कि मुझे इस जगह पर आकर थोड़ी सी एंजाइटी फील हो रही है। तो रिक कहता है कि नई सिचुएशंस में ऐसा ही होता है, बस तुम अभी हिम्मत रखो, मुझे देखो, मैं ये बहुत बार कर चुका हूँ, बस तुम मेरे साथ ही रहो। तभी मॉर्टी के पीछे से एक भयानक मॉन्स्टर आ जाता है और रिक उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और भागते हुए चिल्लाता है कि भागो मॉर्टी,
मैंने लाइफ में ऐसी भयानक चीज कभी नहीं देखी, भागो वरना मारे जाओगे। अब जैसे तैसे उस मॉन्स्टर से वो दोनों बच जाते हैं। फिर रिक कहता है कि इस खुली हवा में सांस लो मॉर्टी, ये एडवेंचर की सुगंध है, ये एक दूसरी इवोल्यूशनरी टाइमलाइन की सुगंध है। अब मॉर्टी बोलता है कि ये और कितना लंबा चलेगा रिक, क्योंकि मुझे स्कूल में वापस भी जाना है। फिर रिक इशारा करता है एंड कहता है कि देखो उसे, क्या ये अजीब सा मॉन्स्टर तुम अपने स्कूल में देख पाओगे? इसकी तो शेप ही हमारे यूनिवर्स के सारे लॉस को बेकार कर रही है। अब आगे रिक मॉर्टी को दिखाता है कि देखो वो रहे मेगा ट्रीज, यहीं से वो मेगा सीड्स लेने हैं। रिक बोलता है अगर हम तुम्हारी बात मानकर वापस चले जाते तो मुझे पेड़ दिखता ही नहीं, तुम्हारे प्यारे स्कूल की वजह से हम इन्हें खो देते। मॉर्टी पूछता है कि वैसे काम क्या है इनका, तो रिक कहता है कि तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो, यह एक अच्छे रिसर्चर की खूबी नहीं है। ये ग्रैपलिंग शूज लो और चलो मेरे साथ, इनसे तुम कहीं भी ऊपर नीचे या दाएं बाएं चल सकते हो। आगे मॉर्टी बिना शूज का पावर बटन ऑन करे गड्ढे में कूद जाता है। रिक पीछे चिल्लाता है कि अरे शूज का बटन तो ऑन कर लेते। अब सीन फिर से हॉस्पिटल में आता है, जहां बेथ जेरी से कहती है कि हम रिक को नर्सिंग होम में नहीं डालेंगे, अभी तो वो मेरी जिंदगी में वापस आए हैं। तो जेरी कहता है कि वो हमारे बेटे के ऊपर एक बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। अब वो कंपाउंडर वहां आ जाता है और बेथ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तब जेरी दरवाजा बंद करते हुए बोलता है कि अगर तुम कभी भी इसके साथ पकड़ी गई तो मैं तुम दोनों के ऊपर आकर अपने आप को ब्लास्ट कर दूंगा। अब बेथ जेरी से कहती है कि रिक के वापस आने से पहले भी मॉर्टी स्कूल में बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब उनमें एक गहरा रिश्ता बन गया है। फिर जेरी बेथ की बात मान जाता है। अब बेथ के लिए स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आता है और वो बेथ और जेरी को स्कूल बुलाता है। अब उस डायमेंशन में मॉर्टी एक गड्ढे में गिरा हुआ होता है एंड उसके पैरों की हड्डियां मोड़ चुकी थी। रिक कहता है कि तुम मेरी मदद तो करोगे ना? अब मॉर्टी रिक को पागल कहते हुए दर्द से चिल्लाता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम बिल्कुल हिटलर जैसे हो, पर हिटलर को भी जर्मनी की परवाह थी, तुम एक राक्षस हो। तब रिक कहता है कि तुम बस 1 मिनट रुको और वो पोर्टल खोलकर कहीं चला जाता है। अब मॉर्टी बहुत दर्द से तड़प रहा था कि तभी रिक एक इंजेक्शन लेकर आता है जिसमें एक दवा होती है जो वो मॉर्टी के पैरों में डालता है और वो एकदम से ठीक हो जाता है। मॉर्टी कहता है कि उसे कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ एंड शुक्रिया बोलकर मेगा सीड्स लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रिक बताता है कि तुम्हारी दवाई लाने में एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं एक बहुत ही एडवांस डायमेंशन में गया था जहां मुझे आसानी से हड्डियां जोड़ने की दवा मिल गई। वहां के लोगों ने अपनी उम्र को बढ़ने से रोक दिया है। वहां सब लोग जवान थे, बस मैं ही एक बूढ़ा था। मैंने वहां पर कुछ लड़कियों के साथ बहुत टाइम बिताया, पर जब मैं पोर्टल से वापस आया तो हमारी पोर्टल गन का चार्ज खत्म हो गया था। अब हम यहाँ फंस गए हैं। तो मॉर्टी चिल्लाकर बोलता है कि अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? तो रिक बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे तो बहुत वापस जाने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरा वाला थोड़ा सा गलत तरीका है। वो बताता है कि उन्हें इंटर डायमेंशनल कस्टम्स से गुजरना होगा और सीड्स को छुपाए रखने के लिए मॉर्टी को अपने पीछे के हिस्से में यानी अपनी रेक्टम में इन सीड्स को छुपाना होगा। अब मॉर्टी तो मना करता है। तब रिक कहता है कि वो ये खुद कर लेता, पर क्योंकि वो ये काम बहुत बार कर चुका है तो वो अब अपने पीछे कुछ नहीं डाल सकता। उसकी बॉडी अब ये झेल नहीं पाएगी, वो बूढ़ा हो गया है। अब स्कूल में प्रिंसिपल बेथ और जेरी को बताता है कि उनके बेटे ने पिछले 2 महीनों में केवल 7 घंटे ही स्कूल अटेंड किया है और प्रिंसिपल कहता है कि उसके ग्रैंडफादर उसे हमेशा लेने आते हैं। और तभी जेरी बेथ को ताना मारने लगता है एंड आगे हमें दिखता है कि समर और बाकी सारे बच्चे फ्रैंक की डेथ का अफसोस मना रहे हैं। अब कस्टम्स में आकर टॉयलेट में मॉर्टी अपने पीछे वो मेगा सीड्स डाल लेता है। अब रिक से एक गार्ड बोलता है कि इस बच्चे को इस नई मशीन से जाना होगा जो कि रेक्टम में छुपे हुए सामान का पता लगाती है। तो रिक मॉर्टी को दौड़ने के लिए चिल्लाकर गार्ड को जमीन पर गिरा देता है। अब उन दोनों के पीछे बहुत सारे एलियन मच्छर जैसे दिखने वाले गार्ड्स पड़ जाते हैं। अब रिक गार्ड्स को स्लो करने के लिए भागते समय बहुत सारी चीजों को गिराकर और तोड़कर जाता है और 2-3 एलियंस को तो वो टकराकर मार भी देता है। अब ग्रैपलिंग शूज का यूज करके और बचते बचाते वो दोनों कस्टम्स के पोर्टल तक तो पहुंचते हैं, लेकिन रिक को अभी मशीन में कोऑर्डिनेट्स डालने थे। अब जैसे ही गार्ड्स उन पर फायर करते हैं तो रिक मॉर्टी को कवर फायर करने के लिए कहता है। मॉर्टी कहता है कि मुझे किसी की जान नहीं लेनी। तब रिक बोलता है कि वो सब रोबोट हैं, पर जब मॉर्टी एक मच्छर को गोली मार देता है तो वो देखता है कि ये बिल्कुल इंसान जैसे जीव है। रिक कहता है कि मुझे ये लोग पसंद नहीं है, तुम बस फायर करते रहो, क्योंकि पता नहीं यहाँ की जेल कितनी भयानक होगी। अब कोऑर्डिनेट्स डालते ही रिक और मॉर्टी पोर्टल से स्कूल के कैफेटेरिया में चले आते हैं। मॉर्टी तो जेसिका के सामने गिरता है। वो इम्प्रेस होकर बोलती है कि क्या तुम सही में एक पोर्टल से निकले हो? अब रिक जेसिका से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में इसका नंबर दे दूंगा, अभी मॉर्टी बहुत बिजी है। अब बाहर जेरी, बेथ और प्रिंसिपल उन्हें पकड़ लेते हैं और आगे रिक से नाराज होकर जेरी और बेथ रिक और उसके सामान को नर्सिंग होम में भेजने लगते हैं। रिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, फिर वो कहते हैं कि मॉर्टी बाकी
बच्चों जैसा तेज दिमाग वाला नहीं है, उसमें सीखने की क्षमता नहीं है। अगर मोटी ऐसे ही तुम्हारे साथ रहा तो वो और बेकार हो जाएगा। तब मोटी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी रिक मोटी को पूछता है कि चलो तुम इन्हें पाई का स्क्वायर रूट बताओ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बताओ। तो मोटी अचानक से इन सवालों का सही आंसर दे देता है और ये सुनकर मोटी के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। रिक बताता है कि मोटी के लिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका है एडवेंचर और कहता है कि आगे अपने जीवन में मोटी साइंस की दुनिया में बहुत तरक्की करेगा। अब बेथ और जेरी ये सुनकर खुश और संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो मोटी कुछ सीख तो रहा है। एंड रिक कहता है कि आज से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। तब समर आकर बोलती है कि आज फ्रैंक बर्फ में जमकर मर गया। तब रिक फिर झूठ बोलता है कि पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। अब जेरी और बेथ तो चले जाते हैं। फिर मोटी बोलता है कि यार मैं तो बहुत होशियार हो गया हूँ। तब रिक उसको बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स के सामने जो भी बोला वो सब उन मेगा सीड्स का साइड इफेक्ट है जो उसकी रेक्टम में अब डिसॉल्व होने लगे हैं। पर अभी इसके और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे तुम अपने दिमाग से होने वाले सभी काम अगले 3 दिन तक नहीं कर पाओगे, जैसे चलना, बोलना या खाना। एंड तभी मोटी अचानक से पैरालाइज हो जाता है। लेकिन तब भी रिक बोलता है कि अब हम साथ रह सकते हैं, हम कई और सीड्स लेकर आएंगे, हम 100 साल तक ऐसे ही एडवेंचर करते रहेंगे। रिक एंड मोटी फॉरएवर फॉर 100 years। एंड फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ओवर टू यू मिस्टर अर्नव। अरे क्या बात है राजू भाई और रिंकी जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया आप दोनों ने। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक तो जरूर कर देना। अब मैं लौटूंगा अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।